कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी आसमान से, जहां एक जबरदस्त बिजली गिरती है। लेकिन ये बिजली असल में किसी आदमी का अटैक होता है, जिससे जमीन तक फट जाती है। तूफान की आवाज जैसे ही शांत होती है, हमें पता चलता है फिस्ट किंग के बारे में। ये टाइटल उस आदमी को मिला है जिसने जोंग्यू को सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठियों से हरा दिया था। लोग उसे उसके असली नाम डैन वैंग से ज्यादा फिस्ट किंग कहकर बुलाते हैं। वो नीचे एक आदमी को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में चिढ़ सी दिखती है। तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है। नीचे हाथ ले जाकर देखता है तो उसे चोट लगी होती है। वो कहता है कि उस पर एक रहस्यमय ग्रुप ने हमला किया था। वो सबको निपटा चुका है, बस आखिरी दो बचे हैं, जो अब एक पहाड़ी के ऊपर से उसे देख रहे हैं। वो सोचता है दोनों काफी स्किल्ड लगते हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। अब लड़ाई खत्म करने के मूड में वो एक बंदे को जोर से लात मारता है और उसे ऊपर फेंक देता है। वो उड़ते हुए चिल्लाता है, स्वॉर्ड डीमन, मेरी मदद कर। लेकिन भाई ने बैक शॉट को ज्यादा लिटरली ले लिया। अपनी तलवार से उसे आधा काट दिया। उसके दो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। वैंग कहता है इसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, मतलब ये लड़ाई में धोखे की आदत वाला है। फिर उसकी नजर एक टैग पर जाती है जिसमें ब्लड लिखा होता है। वैंग पहचान जाता है। उसकी क्रूरता और इस टैग को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों डिमोनिक फैक्शन से हैं। स्वॉर्ड डीमन नीचे कूदता है और कहता है कि वैंग ने इतनी देर तक टिके रहकर अपने टाइटल को सच साबित किया है। वैंग कहता है, चुप हो जा, तुझे सिर्फ 10 अटैक्स में खत्म कर दूंगा। वो अपना स्टांस वाइड करता है। स्वॉर्ड डीमन तलवार निकालता है और कहता है, अहंकारी हो तुम। फिर वो हवा में बैंगनी रंग की स्ट्राइक्स भेजता है। पहला अटैक जोर से फटता है, लेकिन वैंग झुककर उससे बच जाता है और पल भर में उसके पास पहुंचकर उसकी छाती पर मुक्का मारता है। स्वॉर्ड डीमन चौंक जाता है, तलवार गिरा देता है और खून उगलता है। वैंग कहता है, ये एक था। फिर बिना रुके दूसरे, तीसरे और लगातार छठे तक हमला करता है। लेकिन उसे अजीब लगता है, उसके सभी वार वाइटल पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। अब 9वें तक पहुंचते हुए वो कहता है कि जैसे कोई उसकी ताकत को बांध रहा हो। फिर हमें पता चलता है उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की बैंगनी डोरी लिपटी हुई है। ये काम उस दूसरे बंदे का है। वैंग को पता भी नहीं चला कब हुआ। इसी डिस्ट्रैक्शन में स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार उठाता है और वैंग की छाती में घुसा देता है। वैंग खून खांसता है, तलवार पकड़ लेता है। स्वॉर्ड डीमन कहता है, फिस्ट किंग की कहानी यही खत्म। लेकिन तभी वो बैंगनी डोरी ब्रूट फोर्स से टूट जाती है। वैंग दांत भींचता है, घूंसा पीछे खींचता है और सीधा स्वॉर्ड डीमन की ओर वार करता है। एक जोरदार धमाका होता है, धूल छटती है। स्वॉर्ड डीमन की गाल पर हल्की खरोंच आई होती है और वो हंसने लगता है। कहता है, तू वाकई में एक जबरदस्त फाइटर है। तू बस इसलिए मिस कर गया क्योंकि ज्यादा खून बह गया था, वरना मैं गया था। पास खड़ा मैरियोनेट कहता है, ये तो खतरनाक हो सकता था। स्वॉर्ड डीमन वैंग के सिर पर उंगली से ठक ठक करता है और कहता है, मरने वाला है तो कहीं और जाकर मर। लेकिन तभी वैंग अचानक एक अपरकट मार देता है। स्वॉर्ड डीमन चौंक जाता है। वैंग कहता है, अब भी सिर्फ 10 अटैक ही हुए थे। मैरियोनेट हंसता है और स्वॉर्ड डीमन शर्मिंदा होता है। वैंग कहता है कि अब उसमें ताकत नहीं बची, ये अंत है। पर अफसोस है कि एक आखिरी घूंसा और नहीं मार पाया। अब वो डिमोनिक फैक्शन के हाथों मारा गया। तभी एक जबरदस्त नीली बिजली कोर्टयार्ड में गिरती है। अब सीन कटता है जुवा माउंटेन सेफ हाउस में। एक लड़की बिस्तर के पास खड़ी कहती है, डरावना था। वैन धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो चौंक जाता है। लड़की पूछती है, ठीक हो? वो सोचता है, मैं कहाँ हूं? उसे हैरानी होती है कि किसी ने उसका इलाज किया। वो उठकर बैठता है और देखता है उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है। वो पानी मांगता है, लड़की देती है, लेकिन उसे फर्स्ट यंग मास्टर कहकर बुलाती है। जैसे ही वो पानी पीता है,
पास के शीशे में अपनी शक्ल देखता है और चौंक जाता है। उसे अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं पहचान आता। वो पानी थूक देता है और सोचता है ये कोई नकाब है, लेकिन गले पर कोई लाइन नहीं है, मतलब नकाब भी नहीं है। वो बार बार अपना चेहरा छूता है। लड़की कहती है, आज कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मैं वैद्य को बुलाती हूं। वो खुद को थप्पड़ मारता है, फिर दोबारा। अब वो सोचने लगता है, ये डीमन फैक्शन का काम नहीं हो सकता। फिर उसे कुछ चिट्ठियां मिलती है जो लाए जिनो नाम के किसी आदमी के नाम पर है। चिट्ठियों में कोई पैसे मांग रहा है, कोई जुआ खेलने बुला रहा है, कोई किसी लड़की की बात कर रहा है। वैंग कहता है, ये तो कोई लूजर है, ना ये कोई जादू है, ना कोई ट्रिक। उसे यकीन होने लगता है उसकी आत्मा इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आता है, अजीब सी पोज मारते हुए। ये है गोंग सीन, उसका वैद्य। वैंग सोचता है, ये कौन सा करैक्टर है भाई। गोंग कहता है, मुझे बताया गया था आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मैं बहुत चिंतित था। वो नाड़ी चेक करने लगता है, लेकिन वैंग उसे रोक देता है। गोंग कहता है कि उसने उसकी पसंदीदा डिश तैयार करवाई है, चिकन सूप। वैंग कहता है, कितना घटिया आदमी है तू। जो हेल्दी हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बीमार के लिए तो ये जहर है। वो कहता है, गोंग शायद उसकी अच्छी हालत देखकर घबरा गया और नाड़ी चेक करने आया। फिर वो पूछता है, ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन कितने सालों से चल रहा है। गोंग कहता है, लगभग 200 साल। वैंग कहता है, ठीक है, जा अब, सूप यही छोड़ दे, पर मुझे भूख नहीं है। वो दरवाजा बंद करता है। अंदर अकेला बैठा वो सोचता है, शुक्र है ज्यादा वक्त नहीं बीता मेरी मौत को। डीमन फैक्शन अब भी जिंदा होगा। वो सोचता है, अब इस बार किसी को ज्यादा हमले झेलने का मौका नहीं मिलेगा। हर किसी को सिर्फ एक ही मुक्का मिलेगा। और अब वो रोजाना व्यायाम भी कर रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि अब वो पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं रहा। चूंकि अब वो उसी के शरीर में है, तो हम उसे जिनोन कहेंगे। वो पूछता है, नाश्ता तैयार है क्या? फिर कपड़े पहनते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसे ही रखना। जैसे ही वो बैठने लगता है, वहां की नौकरानियां देखती है कि अब उसका शरीर पहले से काफी तंदुरुस्त लग रहा है। तभी उसका वैद्य दरवाजा खटखटाता है। जिनोन खाने की तरफ बढ़ता है। नौकरानियां असमंजस में होती है कि उसे अंदर आने दे या नहीं। जिनोन कहता है, आ जाओ। वो वैद्य जैसे ही अंदर आता है, एक नौकरानी से टकरा जाता है। जिनोन कहता है, काफी बदतमीज हो तुम। वैद्य बनावटी हंसी हंसते हुए बोलता है, मैं तो बहुत खुश हूं आपको देखकर। जिनोन के दिमाग में चलता है, ये मुझे क्यों चाट रहा है? लगता है ये सांप अब पकड़ा जाएगा। जिनोन पूछता है, किस लिए आए हो? वैद्य घबरा जाता है और कहता है, आपकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा था। वो बोलता है, आप अब तो ठीक लग रहे हैं, लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। जिनोन कहता है, क्या मतलब? जब मुझे मारने के लिए चिकन सूप दे रहे थे तब? गोंग वैद्य हक्का बक्का हो जाता है, कहता है, नहीं नहीं, वो तो ताकत देने वाली औषधि थी। जिनोन कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम वैद्य हो, अब जब बुलाया नहीं गया फिर भी आ गए, और अब बिना कहे जा भी रहे हो। मालिक मैं हूं या तुम? गोंग नर्वस होकर हंसता है। जिनोन कहता है, एक पत्र लिखना है, सामान लेकर आओ। जैसे ही गोंग लिखने लगता है, जिनोन बोलता है, मेरी गंभीर बीमारी के कारण मैं कुछ समय के लिए विला में ही रहूंगा। ये जीवन जितना जिद्दी है, मुझे सलाह चाहिए कि आगे क्या करूं। गोंग लिख नहीं रहा होता। जिनोन पूछता है, क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहा है? तभी उसके पास से चॉपस्टिक हवा में उड़ती है और गोंग के गले के पास दीवार में धंस जाती है। गले से खून टपकने लगता है। जिनोन बोलता है, तो वो आदमी नहीं है जिसे मैं जानता था। गोंग पूछता है, क्या मतलब? जिनोन कहता है, सूप एक आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर मेरे लिए जहर था। और तुम इसे जानते थे। मेरी नब्ज देखकर भी तुम्हें शक हो गया होगा कि मैं ठीक हो रहा हूं।
और जब मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तब भी तुम अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं हो। बताओ, किसके आदेश से ये सब कर रहे हो? गोंग फिर से बनावटी मासूमियत दिखाता है, लेकिन जिनोन की आंखें देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। गोंग फिर नौकरानियों को मारने के लिए हाथ में छिपी सुई निकालता है। जिनोन सीधा उसके सिर पर प्रहार करता है। गोंग खून थूकने लगता है। जिनोन कहता है, बहुत हुआ, अब चुपचाप बात सुनो। मेरा हाथ दुखने लगा है। ये शरीर कितना कमजोर है। मुझे जल्दी ताकत वापस पानी होगी। फिर चाहे दुश्मन यूनियन मर्चेंट ग्रुप ही क्यों न हो, सबको एक ही वार में निपटा दूंगा। तभी जिनोन को तेज सिर दर्द होता है। कोई उसे पुकारता है। अब उसके दिमाग में उस शरीर की असली यादें भरने लगती हैं। आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, अब मैं समझ गया। मैं इस मर्चेंट ग्रुप का पहला बेटा हूं। ना तो दूसरे भाई जितना समझदार था, ना तीसरे जितना ताकतवर। बस पैसे के सहारे खुद को बेहतर साबित करना चाहता था। पर वो भी गलती थी। फिर मुझे इस विला में भेज दिया गया। अच्छा हुआ, अब सारी यादें आ गई है। अब मैं पूरी तरह मार्शल आर्ट्स पर ध्यान दे सकता हूं। ऐसा शानदार शरीर बर्बाद हो गया था, लेकिन अब नहीं। मेरी जानकारी के साथ ये शरीर जल्द ही उच्च स्तर पर पहुंचेगा। फिर वो अपने खजाने की तरफ देखता है। इतना धन है, कोई भी औषधि खरीद सकता हूं। गोंग की लाश की तरफ देखता है और कहता है, अब इसे दफनाना होगा। लगता है सच में इसका दिमाग फट गया। 1 साल बीत चुका है। एक आदमी विला के दरवाजे पर आता है। वो कहता है, युवा मालिक के लिए पत्र है। ये यूनियन मर्चेंट ग्रुप का गार्ड स्क्वाड सदस्य मोक इंसियप है। एक नौकरानी कहती है, वो अभ्यास में व्यस्त है। इंसियप जैसे ही उसे देखता है, मन ही मन सोचता है, ये तो वही लड़का है। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई महायोद्धा हो। इस दौरान जिनोन का ऊर्जा केंद्र विकसित हो गया है। उसने कई कलाएं इस शरीर में गहराई से उतार दी है। प्रबुद्ध गतिशील कला, प्रबुद्ध शरीर कला, रैपिड स्ट्राइड और बिजली को नियंत्रित करने वाली श्वेत विद्युत दशचरणीय कला। वो अब चौथे चरण में है। अब तक सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ है। एक पत्ते को लात मारता है और वो 4 टुकड़ों में बंट जाता है। वो फिर भी असंतुष्ट रहता है। अभी और चाहिए। इंसियप उसे आवाज देता है, मुख्य घर से पत्र है। जिनोन कहता है, दे दो। इंसियप अभी भी अवाक है। ये वही कमजोर बच्चा कैसे हो सकता है? जिनोन कहता है, घूरना बंद करो और पत्र दो। पत्र पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि उसके पिता बीमार हैं और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। पर पत्र में वजह साफ नहीं लिखी है। इंसियप कहता है, शायद ओ यांग कुल के कारण ऐसा हुआ है। हम उन्हें सुरक्षा के नाम पर भारी कर लगा रहे हैं और अब हालत बेकाबू हो गई है। जिनोन पूछता है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इतने भारी कर का हकदार हो? इंसियप कहता है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने आप को राजा समझते हैं। यहां तक कि जब लिटिल डिवाइन सेक्ट ने ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की थी, तब भी ओ यांग कुल ने कहा कि वो सिर्फ मुख्य परिवार से बात करेंगे। जिनोन सोचता है, ओ यांग, ये नाम सुना हुआ है। ये जरूर कोई बड़ा खिलाड़ी होगा। लेकिन अगर मैं उससे निपट लूं तो सब कुछ हल हो जाएगा। इंसियप सोचता है, क्या मतलब है इनका निपट लूं ऐसे? फिर कहता है, एक और वजह है उनके पिता के गिरने की। उनके 2 भाइयों के बीच तलवारबाजी हुई थी और उन्होंने ये देखकर बेहोश हो गए। जिनोन दंग रह जाता है। मेरे बाप के सामने तलवारें चला दी? इंसियप कहता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन जाइनोन कहता है, ना, लेटर अपने पास ही रखो। वो उठकर खड़ा होता है और इनकप की तरफ देखकर कहता है कि वो खुद जाएगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इनकप दूसरे गार्ड से कह रहा है कि जाइनोन बदल चुका है। अब वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और उसका शरीर भी गजब का हो गया है। बाकी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कोई कहता है, ये क्या खा रहा है? फिर कोई कहता है, ये तो हमेशा औरतों के साथ होता है। ये तो बैद वॉरियर बन गया होगा।
एक और कहता है, अगर वाइस कैप्टन का अफेयर होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या यंग मास्टर ने सच में अपनी सेहत वापस पाली है? हमारी मुलाकात होती है हन्योप से, जो वाइस कैप्टन है। हन्योप कहता है कि जाइनॉन की बॉडी तो पहले भी अच्छी थी। फिर पूछता है कि जाइनॉन कब वापस आएगा। इनकब कहता है, पता नहीं। तभी कोई चिल्लाता है, वो आ गया है। इनकब कहता है, देखो, आ गया। गार्ड्स कहते हैं कि चलो ग्रीट करते हैं, लेकिन एक बोलता है, मुझे उस निकम्मे को ग्रीट करने का मन नहीं। हन्योप उसे याद दिलाता है कि सैलरी कौन देता है। जैसे ही जाइनॉन मेन बिल्डिंग के पास पहुंचता है, वो इधर उधर देखकर कहता है, कितना बड़ा स्केल है। यूनियन मर्चेंट ग्रुप के पास तो सच में पैसा है। वो सोचता है, मेन तो एक्चुअल में सिल्वर स्पून के साथ बोर्न हुआ था। वो दो मेड से कहता है कि वो फादर से मिलने जा रहा है, तुम लोग रेस्ट कर लो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सोचता है, कोई वेलकम क्यों नहीं कर रहा। तभी जोर जोर से कदमों की आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है। सभी गार्ड्स उसे वेलकम करने के लिए आए हैं। हन्योप झुककर ग्रीट करता है। वो कहता है कि पहचानना मुश्किल है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम हेल्दी हो। एक आदमी कहता है कि हन्योप की तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची। पहले जाइनॉन सबको नीचा दिखाता था। जाइनॉन हाथ जोड़कर कहता है, ये तो काफी अच्छा वेलकम है, एक ट्रबल मेकर के लिए भी। सभी गार्ड्स चौंक जाते हैं। पहली बार उसने ग्रीट किया। इनकब कहता है, मैंने कहा था ना, बदल गया है। सब मान जाते हैं कि अब वो दुश्मन नहीं, दोस्त जैसा लग रहा है। बिल्डिंग के अंदर हन्योप कहता है कि उसने फादर को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही जाइनॉन अंदर जाता है, एक और आदमी आता है, उसका छोटा भाई जाओ। वो जाइनॉन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी शक्ल तो बदली हुई लग रही है, अब तो घूर भी सकता है। फिर वो उसका कंधा जोर से दबाता है। हन्योप रोकने की कोशिश करता है, कहता है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, खुश तो हो ना। जाओ उसे स्लैप करता है, तू मुझे छू कौन रहा है। जाइनॉन उसे देखता है, भाई बोल रहा हूं, और फिर जोरदार थप्पड़ मारता है। जाओ मुंह से खून थूकते हुए गिर पड़ता है। हन्यो बोल नहीं पाता। जाओ कहता है, क्या कर रहा है तू? जाइनॉन कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड था वापसी पर। और फिर वही शोल्डर दबाता है। जाओ चीखता है, तू पागल है। जाइनॉन कहता है, मुझे नाम लेकर मत बुला, बड़े भैया बोल, समझा। इस बीच मैनर में दूसरा भाई हुआ गार्ड से पूछता है, क्या हुआ? हन्यो बताता है कि भाई लड़ रहे थे। हुआ सोचता है जाओ फिर से बड़ा भाई को परेशान कर रहा होगा, और भागते हुए वहां पहुंचता है। फादर के कमरे के बाहर जाइनॉन कहता है, शोर मत मचाओ। वो हुआ को देखता है और फिर चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहां हुआ कहता है कि उसे सुनकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। जाइनॉन अपने हाथ की चोट देखता है, पूछता है, ये चोट जाओ ने दी? हुआ कहता है, हां, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं है। जाइनॉन फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जाओ की नाक से खून बहने लगता है। भाई से तलवार उठाना हो तो बीटिंग के लिए रेडी रहना। जाओ बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है, जैसे डर गया हो। हुआ सोचता है, सेफ हाउस में ऐसा क्या हुआ? जाइनॉन उसकी आंखों में देखता है, तू समझदार है। फिर वो टेबल पर रखी लिस्ट को देखता है, पूछता है, ये क्या है? हुआ कहता है, एम्प्लॉइज की लिस्ट है, कॉन्फ्रेंस रूम ले जानी है। जाइनॉन लिस्ट देखकर कहता है, गोंगसन को किसने रेकमेंड किया? फिर कहता है, जरूरत नहीं, सब कुछ ओ यांग हू ने किया है। वो दोनों भाइयों से कहता है, तुम में से कोई यो यांग क्लैन के साथ मिला हुआ है क्या? दोनों चौंक जाते हैं। हुआ कहता है, ऐसी बात तो पॉसिबल हाई नहीं है। जाओ कहता है, मर जाऊंगा लेकिन क्लैन को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। जाइनॉन कहता है, अच्छा है, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ता। वो पूछता है, हायर अप्स कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? वो कहते हैं, हां। जाइनॉन कहता है, तो मेन भी आऊंगा, और बाहर चला जाता है। वो पूछते हैं, कहां जा रहे हो? वो कहता है, फादर से मिलने। वो सोचते हैं, सेफ हाउस में क्या हुआ? जाओ चिल्लाता है, मुझे हाई जाना चाहिए था। फादर के कमरे में बताने पर फादर कहता है,
आने दो। जाइनॉन अंदर जाता है। फादर, जिसका नाम है एक्सवाओ मीन, कहता है, बाहर इतना शोर क्यों था? जाइनॉन कहता है, कुछ नहीं, और बैठ जाता है। मीन कहता है, अब मैं स्ट्रेस सह नहीं सकता और बूढ़ा हो गया हूं। फिर जाइनॉन के गाल पर हाथ रखता है। तू बदल गया है, लेकिन तू जाइनॉन ही है ना? फिर हंसता है। अच्छा है, तुझे देखकर अच्छा लगा। जाइनॉन सोचता है, मेन तो बिना मां बाप के पला, लेकिन यादों में पापा बहुत बड़े इंसान थे। वो कहता है, अब चिंता मत करो, जिस वजह से स्ट्रेस है उसे खत्म कर दूंगा। फादर पूछता है, खत्म मतलब? जाइनॉन एक इविल स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो। फादर सोचता है, ये मुस्कान तो डरावनी है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में सब उपस्थित है। ओ यांग हू भी आता है। वो ओ यांग क्लैन का मार्शल मास्टर है। उसके आदमी देखते हैं, एल्डेस्ट सन यहां क्या कर रहा है? ओ यांग हू हंसते हुए कहता है, लगता है अपनी पोजीशन के लिए डर रहा है। थोड़ी देर बाद मीटिंग में हुऑन कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा। तभी हु हाथ उठाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। वो सुन चुका है कि पहले यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है, तो वो एक गार्ड रेकमेंड करना चाहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हु को अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुकना है। उसके ओ यांग क्लैन के पहले ही बहुत लोग यूनिया ग्रुप में हैं। तभी एक टूथपिक उड़कर उसके कप को तोड़ देता है। हु कहता है उसका हाथ फिसल गया और उस आदमी से माफी मांगता है। गार्ड्स कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। फिर हु कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन जेवाइन ईऑन बोलता है कि उसे शिकायत है। वो हु की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे भी एक सजेशन देना है, गार्ड स्क्वाड लीडर को निकालने का। सब चौंक जाते हैं। हु के आदमी हंसते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही घटिया मजाक है। हु भी हंसते हुए पूछता है, क्या सच में उसे निकालना चाहता है? और याद दिलाता है कि जाइनॉन के पास कोई अधिकार नहीं है। जाइनॉन हंसते हुए पूछता है, सच में? और फिर अपना मुक्का पीछे खींचता है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पंच पड़ता है और पूरा कमरा हिल जाता है। हु अवाक रह जाता है। जाइनॉन कहता है, शायद तू भूल गया कि यूनियन मर्चेंट ग्रुप मेरा है। फ्लैशबैक में मीटिंग से पहले हुऑन पूछता है कि क्या वो सच में हु को हटाने वाला है। जाइनॉन रुककर कहता है, तुझे पता है जब जोंग्यू के मार्शल आर्टिस्ट को हल्के में लिया जाता है तो क्या होता है? जो ऐसा करता है वो निगल लिया जाता है। वो कहता है, देख अपने ग्रुप का हाल। यो यांग क्लैन कितनी गहराई तक घुस चुका है। हुऑन मानता है, हां, तू सही है। जाइनॉन उसे कहता है, चिंता मत कर, बड़ा भाई सब संभालेगा। वापस वर्तमान में हुऑन घबरा जाता है। हु के आदमी तलवारें निकाल लेते हैं। हन्योक बोलता है, तुम सब मरना चाहते हो क्या? ये पहले यंग मास्टर के खिलाफ तलवार है। जाइनॉन गुस्से में कहता है, ये तो हद हो गई, अपने मालिक के खिलाफ तलवार। फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारी मौत तय है। पर हु से थोड़ी हमदर्दी है। हु पूछता है, क्यों? जाइनॉन कहता है, तूने मेरी रिटायरमेंट प्लान बर्बाद कर दी। गोंग सन को भेजा मुझे मारने, भाइयों में झगड़ा करवाया और पिता को बीमार किया। वो जोड़ता है, अगर तू किसी एक भाई को अपने पक्ष में कर लेता तो पूरी यूनियन तुझे मिल सकती थी। हु हंसता है और कहता है, ये सब डिल्यूजन है। जाइनॉन कहता है, गलती वहां हुई जब गोंग सन मुझसे हार गया। हु पूछता है, क्या तूने सच में उसे मार डाला? जाइनॉन जवाब देता है, हां, एक ही वार में भेज दिया उसे। फिर लड़ाई शुरू होती है। हु पाम अटैक करने आता है। जाइनॉन भी घूंसा मारता है और शॉकवेव पूरे हॉल में फैल जाती है। सब चौंक जाते हैं। हु सोचता है, ये मार्शल आर्ट्स कब सीख गया? जाइनॉन कहता है, अब तू सीखेगा एक्सपीरियंस का मतलब। वो पेट में पंच मारता है और हु हवा में उड़ जाता है। फिर जाइनॉन उसे हवा में पकड़कर मारता है, अपरकट से छत फाड़ देता है। सब देखते रह जाते हैं। पिता भी सुनते हैं। फिजिशियन कहता है, लगता है आपके बेटे ने मार्शल आर्ट्स सीख लिया है। नीचे हु जमीन पर गिरता है, हिलता भी नहीं। खून बह रहा है। उसके आदमी दौड़ते हैं, लेकिन जाइनॉन पूछता है,
तुम भी मरना चाहते हो क्या? एक आदमी कहता है, लड़ाई फेयर थी, पर अगर बदला लेने के लिए बार बार ड्यूल हुआ तो हम भी लड़ेंगे। जाइनॉन जवाब देता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ग्रजेस नहीं रखेगा। अगर कोई फेवर दिखाएगा तो मैं लौटाऊंगा, और अगर कोई दुश्मनी रखेगा तो उसका हिसाब भी चुकता होगा। हुऑन कहता है, यह बहुत डेंजरस है। जाइनॉन कहता है, मैंने पहले ही कहा था, यह मर्चेंट ग्रुप मेरा है, लेकिन मेरे पिता का भी है, और उन लोगों का भी जो यहां मेहनत करते हैं। वो सबको बोलता है, अब निकलो, तुम सब फायर हो। इनअब तो रोने ही वाला होता है, लेकिन एक आदमी उसका मुंह ढक लेता है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सिर्फ देखते रहे, वो कहता है। जाइनॉन फिर हुऑन की तरफ मुड़ता है और कहता है, वो एलिक्सर्स चाहता है। उसने कहा था कि जिम्मेदारी लेगा, तो फिर इतनी चीज लेना उसके लिए ठीक है। हुऑन कहता है कि वो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला टॉनिक तैयार कराएगा, क्योंकि उसे एलिक्सर्स और नए गार्ड्स खरीदने में बिजी रहना होगा। जाइनॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके पास कुछ लोग पहले से ही दिमाग में हैं। सीन कट होता है। एक आदमी पूछता है, क्या तुम लोग श्योर हो कि वो जाइनॉन ही था? यूनिया ग्रुप, कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक। जाइनॉन पहली बार आता है। वो कुछ नोटिस करता है और हन्यूब से पूछता है, तूने खाना खाया? हन्यूब कहता है, नहीं, मैं सुबह से काम में लगा हूं। जाइनॉन कहता है, मुझे पता था, अब समझ में आया। वो नीचे देखता है और हु के आदमी नजर आते हैं। फिर कहता है, कुछ लोग इसलिए भूखे हैं क्योंकि बाकी लोग काम के टाइम पर भी मस्ती कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों के पैसे पर जिंदा रह सकते हैं। उन सबको निकाल देना चाहिए। पर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, अब उनकी जगह भरने वाला कोई चाहिए। वो सोचता है और कहता है, वो लोग वही है। अंदर जगह एक कैसीनो जैसी है, या शायद गैम्बलिंग डेन कहना ज्यादा सही होगा। कुछ लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो वही है, वो बेवकूफ, लगता था मर गया होगा। वो अंदर जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अब की बार फिर से बहुत पैसा उड़ाने वाला है। वो एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता है। गार्ड उसे देखकर कहता है, काफी टाइम बाद दिखे, फिर से डोनेशन देने आए हो क्या? जाइनॉन कहता है, पोर्क चॉप मुझसे टच न करे, और दरवाजा खोल। पिग्गी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। जाइनॉन कमरे में घुसता है। सामने एक आदमी बैठा है। वो कहता है, आखिरकार तू आ ही गया। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लगता है आराम काम आया। ये है पॉइजनस फॉक्स चोलोंग हो। उसके 2 बॉल जुड़वा गार्ड्स हैं, यैक जिम्बो और मोंगबो। मोंगो कहता है, काफी टाइम हो गया, इन गंजों को अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। वो दोनों माफी मांगते हैं। मोंगो कहता है, वो मेरा दोस्त है, थोड़ा लिहाज करो। जाइनॉन बैठते हुए कहता है, बचपन से दोस्त है, लेकिन उस दोस्ती में एक तरफा वायलेंस और पैसे की लूट शामिल थी। फ्रेंड शब्द की असली वैल्यू यंगस्टर्स समझते हैं। मोंगो कहता है, इतने टाइम बाद आया है, थोड़ा मजा ले, जुआ खेले। असल में मयोंगो पैसे लूटने के चक्कर में है। वो कहता है, मैं तुझे बड़ी चीज खिलवाऊंगा। पर जाइनॉन चुप बैठा रहता है। मयोंगो पूछता है, किस बारे में सोच रहा है? असल में जाइनॉन सोच रहा है कि उसे मार दे या नहीं। वो सोचता है, मुझे मयोंगो नहीं चाहिए, मुझे उसके जुड़वा चाहिए। वो सोचता है, वो थग्स की तरह जीते हैं और इतने वैल्यूबल है कि इनके टैलेंट को सड़ने नहीं दिया जा सकता। जाइनॉन कहता है, मैंने तय कर लिया है। मयोंगो पूछता है, क्या मुझे इग्नोर कर रहा है? जाइनॉन कहता है, वॉल्ट की दे दे। मयोंगो थोड़ा रुकता है और पूछता है, क्या तुझे सिर्फ पैसा चाहिए? जाइनॉन कहता है, हां, अभी सारे कैश ले लूंगा। फिर वो बोलता है, जितना पैसा मुझसे जबरन लिया गया और जितना बकाया है, सब मिलाकर 1,00,000 नियांग्स बनता है। मयोंगो उसे देखता है और फिर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, ये तो कॉमेडियन बन गया। वो जुड़वा से पूछता है, तुमने सुना? फिर खड़ा होता है और कहता है, वॉल्ट में बहुत गहने भी हैं, पर वो सब मेरा है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं उधार दे दूंगा।
तू वॉल्ट की क्यों मांग रहा है? जाइनॉन फिर भी चुप बैठा है। मयोंगो गुस्से में पूछता है, क्यों इग्नोर कर रहा है मुझे? बीमार बनता है, अब घूर रहा है और पैसे मांग रहा है। अकल ठिकाने आ गई क्या? फिर वो जुड़वा को कहता है, इसका तोड़ दो। जुड़वा उस पर टूट पड़ते हैं। जाइनॉन एक को पकड़कर उसकी बाह दबाता है और उसे दूर फेंक देता है, इतना दूर कि वो दरवाजा तोड़ देता है। दूसरा एक पंच से आता है। जाइनॉन नीचे झुकता है, हाथ जमीन पर रखता है और उसके पैरों पर किक मारता है। उसकी टांग तोड़ देता है। वो दर्द से चिल्लाता है और गिर पड़ता है। जाइनॉन सोचता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा भाई फिर से खड़ा होता है। दोनों फिर से उस पर बढ़ते हैं। जाइनॉन सोचता है, इनके हड्डियां टूटी है फिर भी आंखों में डर नहीं है। ये असली चीज है। वो मुस्कुराता है। दोनों उस पर कूदते हैं। जाइनॉन डॉज करता है और कहता है, अब अंत है। वो गायब हो जाता है। दोनों भाई चौंकते हैं। वो गया कहाँ? जाइनॉन उनके पीछे आता है। दोनों गंजों के सिर पकड़ता है और टकरा देता है। कहता है, बहुत कीमती हो तुम लोग, सड़ने नहीं दूंगा। अब चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। अब बस मेहो बचा है। वो पसीने पसीने हो गया है। अब तो मैं गया। जाइनॉन मुस्कुराता है और कहता है, अब सिर्फ मेरा प्यारा दोस्त बचा है। फिर म्यूंगो कहता है, अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने रिकवरी के दौरान आर्थमेटिक की जगह मार्शल आर्ट्स सीखी है? ये सुनकर अपना हीरो कहता है, म्यूंगो तुम यूजुअली जल्दी समझ जाते हो, तो इस बार क्या हुआ? लेकिन हम देखते हैं कि म्यूंगो ने चाकू निकाल लिया होता है। फिर वो कहता है, अरे पास मत आओ, चलो बात करते हैं। हाँ कमीना ये, सीरियसली डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो हीरो की तरफ दौड़ते हुए कहता है, जो पहला वार करेगा वही जीतेगा। लेकिन अपना जेआई न्योन तो टेबल को अपनी लात से उठाकर उसके फेस पर मार देता है और फिर पंच मारता है। फिर उसका फेस पकड़कर बड़े ही कूल अंदाज में म्यूंगो पर लाइटनिंग से अटैक कर देता है। म्यूंगो की तो हालत ही खराब हो जाती है। बाहर बैठा हुआ एक आदमी सोच रहा होता है, शिव जी, आज तो कोई मरेगा इस रफ्तार से। फिर हम उसका फेस देखते हैं, जिसकी हालत लाइटनिंग की वजह से बहुत बुरी हो चुकी होती है। जैसे ही अपना जियाइनॉन उसका सिर छोड़ता है, म्यूंगो तो सीधा जमीन पर गिर जाता है। जियाइनॉन बैठते हुए कहता है, ये मर तो नहीं गया ना? तभी म्यूंगो कहता है, मैं यही हूं। क्या है? फिर म्यूंगो मन में सोचता है, ये बंदा रिकवरी के दौरान कर क्या रहा था? कहीं इसने सीक्रेट ट्रेनिंग तो नहीं की थी रिवेंज के लिए? क्या ये सब मुझसे बदला लेने के लिए था? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया था उसके साथ? एफ सही पकड़ा, तुझे सच में मुझसे बदला लेना था। तभी म्यूंगो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, अरे दोस्त, कीस की जगह कुछ और चाहिए क्या? बस बोल दो, ठीक है? फिर अपना जाइनियन कहता है, कुछ और? फिर म्यूंगो कहता है, हां, कुछ भी। माना मैंने तुझे थोड़ा बहुत मारा पीटा, लेकिन हम बचपन से दोस्त हैं, है ना? तभी अपना जाइनियन कहता है, ठीक है, आखिर हम दोस्त हैं। म्यूंगो खुश होकर कहता है, हां, सही बात। यही तो असली दोस्ती होती है। सही फैसला किया। अरे इतना भी क्या बुरा मान गए? अब से ना मारूंगा, ना तंग करूंगा। जेनियन कहता है, मुझे छोड़ो, उल्टी आने लगी है तुम्हारी बातें सुन के। फिर म्यूंगो अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, अब तो हम सच्चे दोस्त हैं, है ना? नहीं नहीं, हम तो भाई हैं। फिर म्यूंगो आगे बोलता है, अरे ओ लड़को, अपने नए बड़े भाई को सलाम करो, सही तरीके से रिस्पेक्ट दो और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बधाई दो। वो दोनों कहते हैं, कॉन्ग्रैट्स, कॉन्ग्रैट्स, बिग ब्रो, यू गॉट स्ट्रॉन्ग। फिर म्यूंगो क्रीपी फेस बनाते हुए मन में सोचता है, ये वही था जो मेरे सामने गिरगिट बन जाता था, जूते चाटता था और मेरी हर बात पर पूंछ हिलाता था। बस थोड़ा वेट कर, जैसे ही निकलता हूं, इन जुड़वा को लेकर भाग जाऊंगा। इनके साथ कोई भी नया ठिकाना ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। फिर जेआइनॉन माइंगबो जिनबो का नाम लेता है और वो कहते हैं, यस बिग ब्रो।
फिर जैन्योन कहता है, जब मैं किसी को अपना स्वॉर्न ब्रदर कहता हूं तो वो जिंदगी भर के लिए होता है। क्या तुम लोग इसके लिए रेडी हो? लेकिन वो दोनों टाकले तो म्यूंगो के फेस की तरफ ही देखते रहते हैं। तभी म्यूंगो कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तो हम भाई हैं ना। फिर वो दोनों टाकले कहते हैं, हाँ, अब से हम आपको अपना बड़ा भाई मानेंगे। फिर म्यूंगो कहता है, बस यही चाहिए था। फिर जैन्योन कहता है, अब सब सही है। अब फिर जेआईनियन क्रीपी फेस में कहता है, अगर हम भाई हैं तो तय करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा भाई कौन है। तुम दोनों बाहर जाओ, हम आपस में तय करेंगे और तुम्हें बता देंगे। थोड़ी देर के लिए म्यूंगो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर कहता है, वेट अ सेकंड। ये सुनकर दोनों टाकले रूम के बाहर चले जाते हैं और अब ये दोनों एक कमरे में अकेले रह जाते हैं। फिर जैनऑन कहता है, क्या सोच रहे हो? जल्दी डिसाइड करो। फिर आगे कहता है, म्यूंगो, तुमने उन मासूमों से पैसा खूब निकाला। ऐसे लोग बिहेव नहीं करते। अब से मैं उन्हें सही राह दिखाऊंगा। म्यूंगो बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है, बस पैसे ले लो। अपने फेस को हाथ से ढकते हुए आगे कहता है, तुमने मुझे पीट भी दिया, अब जुड़वा भाई भी ले जा रहे हो? फिर चिल्लाकर कहता है, क्या ये बेसिकली मुझे मरने को कहने जैसा नहीं है? मार ही डालो। जेआईनियन थोड़ा सवालिया अंदाज में कहता है, क्ल्यू? तभी जेआईनॉन उसके फेस पर किक से अपरकट मारते हुए कहता है, फाइन देन। म्यूंगो के फेस से खून निकलने लगता है। फिर जेआईनॉन कूल अंदाज में कहता है, तूने बहुत मेहनत की, दोस्त। इतना कहते ही वो उसके फेस पर पंच की बारिश कर देता है। एक पंच फेस पर, फिर पेट पर, फिर तो लाइटनिंग को ही बुला लेता है। म्यूंगो सोचता है, ये सच में मुझे मार डालेगा। मैं सच में मरने वाला हूं। जब जेआईनॉन उसका कॉलर पकड़े होता है, म्यूंगो कहता है, आई विल गिव यू। जेआईनॉन तो इग्नोर करते हुए कहता है, आई कांट हियर यू वेल। तभी म्यूंगो घबराते हुए कहता है, आई सेड आई गिव यू द की, जस्ट स्पेयर मी। फिर जेआईनॉन कहता है, क्या कोई अपनी जान की भीख ऐसे मांगता है? फिर म्यूंगो कहता है, हूं। एफ, तो क्या अब रिस्पेक्टफुल होकर बोलूं चूंकि हम दोस्त हैं? तभी जेआईनॉन उसे पूरी ताकत से गेट के बाहर फेंक देता है। वो टाकले म्यूंगो की चिंता करते हुए कहते हैं, बिग ब्रो म्यूंगो। फिर जेआईनॉन कहता है, हाउ डेयर ही लाफ। फिर हम म्यूंगो का फेस देखते हैं, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। फिर दोनों टाकले पूछते हैं, डिड यू रियली लूज? म्यूंगो कहता है, हां, हार गया। अब से जेआईनॉन ही तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी सेवा करो। चक्के, इतनी इंसल्ट हो रही है कि रोना आ जाए। फिर म्यूंगो सोचता है, फिर भी शायद उनके लिए यूनहा मर्चेंट ग्रुप जैसे किसी अच्छे जगह पर रहना इस गंदे गैम्बलिंग डेन से बेहतर होगा। लेकिन वो मेरे साथ इतने समय से हैं, जरूर हमारे बीच एक बॉन्ड है। तभी जब वो अपनी आंख उठाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो कहता है, एफ देम, वो काले बालों वाले नम कहराम कमीने। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे कहता है, बुजुर्ग सही कहते थे, कभी काले बाल वाले जीवों को अपने घर मत लाओ। तभी म्यूंगो जब मार्केट से जा रहा होता है तो सब उसे देख लेते हैं और आपस में कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये चूल म्यूंगो ही है। वो जुड़वा भाई कहाँ है जो हमेशा इसके साथ रहते थे? अगर वो नहीं है तो हम इसे शायद हरा सकते हैं। अब जब जुड़वा साथ नहीं है, सभी लोग म्यूंगो को बीच में घेर लेते हैं। फिर म्यूंगो कहता है, देखो इन कमीनों को, सब बिलों से बाहर आ गए हैं। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूं पॉइजनस फॉक्स। कमीनों, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ये सुनकर लोग गुस्से में आकर कहते हैं, एक मरता हुआ आदमी अभी भी अकड़ दिखा रहा है। तभी सभी लोग तलवार लेकर म्यूंगो पर हमला करने दौड़ते हैं। वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और मन में सोचता है, साला, आज तो मर ही जाऊंगा। जेआईनियन, तुझे थोड़ा रहम करना चाहिए था मुझ पर। तभी हम एक पंच देखते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर म्यूंगो मन में सोचता है, ये लोग जो मुझे आंख तक नहीं मिला पाते थे पहले,
आज सब मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। तभी अपना जे आई नियॉन कहता है, अगर मारना ही है तो तब आना जब वो आधा मरा ना हो। तुम नीच कमीने। तभी म्यूंगो सबके बीच से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन टाकले पर जो काम कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग म्यूंगो। अपना जेनियन सब सुनकर भी उसको कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मन में सोचता है, जो भी इस गैम्बलिंग डेन में आया है उसने यही सोचा, ट्विन ब्रदर्स ने चूल म्यूंगो का साथ क्यों दिया। कोई कहता है उन्हें यहां लाकर बेचा गया था, तो कोई कहता है वो उससे डरते थे। मैं भी यही सोचता था, लेकिन ना तो उन्हें बेचा गया था और ना ही वो डर के कारण उसके साथ थे। अपनी दूसरी जिंदगी में भी लोगों की सच्ची नीयत समझना मुश्किल है। एक व्यक्ति पीछे से देख रहा होता है और सोचता है, ये रियल जेनियन नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड पर, जहां एक व्यक्ति गुस्से में चलता हुआ आ रहा होता है। वो कहता है, जेनियन के वापस आने के बाद से एक दिन भी शांति से नहीं बीता। फिर वो मन में सोचता है, कुछ दिन पहले ही वो न जाने कहां से ढेर सारा पैसा ले आया और अब दो बड़े बड़े आदमी भी साथ ले आया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। बस तभी वो व्यक्ति आगे देखकर चौंकता है। व्हाट इज दैट? वहां से एक घोड़े की कैरेज आ रही होती है जिसमें बहुत सारा सामान भरा होता है। सेकंड सन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, गाड़ी उधर छोड़ दो और ध्यान से रखना, इसके अंदर जरूरी सामान है। तभी वो व्यक्ति आता है और कहता है, सेकंड सन, नहीं ब्रदर हायोन, ये सब क्या है? ये तो रेयर एलिक्सर्स है जिनके लिए लोग सुबह सुबह लाइन लगाते हैं। सेकंड सन जवाब देता है, वो मैंने मंगवाए हैं। तभी फादर आ जाते हैं। सेकंड सन अपने फादर के पास जाता है और कहता है, फादर, बाहर जाना आपकी सेहत के लिए अभी भी ठीक नहीं है। फादर कहते हैं, मैं ठीक हूं, अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। फिर वो व्यक्ति फादर से पूछता है, फादर, आप इन सारे एलिक्सर्स का क्या करेंगे? इतना कहकर वो मन में सोचता है, वो जेनियन तो सिर्फ एक एलिक्सर मांग रहा था, लेकिन फादर ने तो इतना सारा खरीद लिया, मेरे लिए भी कुछ होगा, है ना? फादर जवाब देते हैं, ये सब तुम्हारे भाई के लिए है। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा देखने लायक होता है। उसके फेस पर क्रैक्स आ जाते हैं। वो गुस्से में हड़बड़ाते हुए कहता है, एफ ओ बिग ब्रदर, ऑल ऑफ दिस? फादर कहते हैं, बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि एक एलिक्सर हमारी किस्मत बदल देगा? हमने जियो फैमिली और लेजर इमॉर्टल सेक्ट पर जितना खर्चा किया है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। फिर वो मन में सोचते हैं, मैंने हमारे रीजनल ब्रांचेस, पुराने दोस्तों और उन महान व्यापारियों को चिट्ठी भी भेजी है जिनकी मैं इज्जत करता हूं। बताया है कि हमारी कंपनी के संकट से निकलने के लिए हम बल्क में हाई क्वालिटी एलिक्सर्स खरीद रहे हैं। फिर फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर हमारी कंपनी गिरी तो वो सब भी प्रभावित होंगे, इसलिए वो इसे गंभीरता से लेंगे। गु यांगू को एस्कॉर्ट का कैप्टन बनाना मेरी गलती थी, कम से कम इतना तो सुधारना होगा। तभी एक बंदा कहता है, दैट्स अ वाइज डिसीजन, यंग मास्टर जरूर एक महान वॉरियर बनेगा। दूसरा बंदा कहता है, एब्सोल्युटली, बिग ब्रदर वाकई में अमेजिंग था। डैड कहते हैं, थैंक यू वाइस लीडर, मैं आपके समर्थन पर भरोसा करता हूं। वाइस लीडर कहते हैं, बिल्कुल, मुझ पर छोड़ दीजिए। वो लड़का उदासी से कहता है, नो बट स्टिल। फादर कहते हैं, ये बढ़िया है, क्या शानदार मौका है। आखिरकार मैं अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर सकता हूं। वो लड़का बस देखता ही रह जाता है। फिर वो तलवार के साथ चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और सोचता है, जब मैंने फादर से पूछा, फादर, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई एलिक्सर? फादर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम, क्या तुम्हें एक चाहिए? वो लड़का गुस्से में खड़ा ही रह जाता है। फिर वापस ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां वो तलवार चला रहा होता है और कहता है, मैं जहां भी जाता हूं हर जगह जिनियन जिनियन, उसे एलिक्सर मिलता है और मुझे नहीं।
फिर वो अपना सिर पटक कर चिल्लाता है, तुम सब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो। वो आगे कहता है, साला, उस बंदे को कैसी मिराक्युलस अपॉर्चुनिटी मिल गई। तभी एक आवाज आती है, व्हाट इज ही ऑन अबाउट। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे अपना जिनियन भागते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। जिनियन उसे साइड में करते हुए कहता है, मैं वॉक पर हूं। हटो। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और अपने हीरो को देखता ही रह जाता है। फिर वो सोचता है, वॉक, और साथ में एक जाइंट बोल्डर भी खींच रहा है। हमें अपना जिनियन कूल अंदाज में दिखता है। फिर वो लड़का कहता है, ये युम्बल बंदा वाकई में मेहनत कर रहा है। इतना कहकर वो जमीन पर लेट जाता है और अपनी तलवार उठाकर देखता है। अब दोपहर से शाम हो चुकी होती है और वो लड़का अब भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते हुए कहता है, फिर उस झक्की की रिएक्शन, जैसे उसे पहले से पता हो। उसने फौरन दूरी कम की और सीधा जबड़े पर एक साफ शॉट मारा। फिर वो मन में याद करता है कि कैसे जिनियन ने उस आदमी के फेस पर अपरकट मारा था और वो दीवार तोड़कर दूर जा गिरा था। तभी वो लड़का कहता है, ये तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं लग रहा, साला। तभी जिनियन कहता है, तुम्हें क्या हो गया। वो लड़का डर के मारे चौंक जाता है, आह, डरा दिया। फिर वो भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है, साले, ब्रदर, तुम यहां क्या कर रहे हो। क्या वॉक पर नहीं थे। जिनियन कहता है, हो गया। अगर आलोचना करनी है तो सही से करो। अपनी तलवार से उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। तुमने गु यांगू का फाइनल मूव काफी अच्छे से कॉपी किया है। वो लड़का गुस्से वाली शक्ल बनाकर मन में सोचता है, वाह, ये तो फिर से सब देख रहा था। वो लड़का अपनी तलवार उठाकर पूरी ताकत से वार करता है और खुश होकर सोचता है, अभी ये काफी अच्छा था। तभी जिनियन कहता है, हां, गु यांगू का स्टैब इतना ही स्लॉपी था। वो लड़का गुस्से में कहता है, वॉट, तुम्हारा बात करने का अंदाज भी। और तभी उसके फेस के पास एक पूंछ आता है। वो लड़का तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है और समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर जिनियन किक मारते हुए कहता है, जैसे ही मैं पास आया तुम घबरा गए और बस बचाव में लग गए। वो लड़का किक से बचते हुए सोचता है, ये पागल है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अपने भाई से दूर होते हुए कहता है, रुको रुको भाई, क्या हम बात नहीं कर सकते। ये सुनकर भी जिनियन कोई जवाब नहीं देता और वो लड़का तलवार उठाते हुए सोचता है, ये तो सुन ही नहीं रहा, जो होगा देखा जाएगा। तभी वो तलवार उठाकर जिनियन को मारने जाता है, लेकिन वहां तो कोई होता ही नहीं। वो सोचता है, कहाँ गायब हो गया ये। तभी दिखाया जाता है कि जिनियन तो उसके पीछे खड़ा होता है और कहता है, जब लोग अपना आपा खो बैठते हैं और कोने में फंस जाते हैं। जैसे ही वो लड़का पीछे देखता है, जिनियन पंच बनाकर रेडी होता है और कहता है, तब वो अपना सबसे बड़ा दाव खेलते हैं। और फिर जिनियन अपना पंच उस लड़के के फेस पर रोक देता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है और मन में सोचता है, मैं तो अभी अभी मरते मरते बचा। फिर जिनियन तलवार उस लड़के के चेहरे पर पॉइंट करते हुए कहता है, छुरा मारना तलवार से काटने की तुलना में कम एक्यूरेट होता है। और गु यांगू की जो मूव थी, 3-fold ट्रांसफॉर्मेशन स्वॉर्ड, वो एक ही बार में खत्म कर देने वाली टेक्निक थी। इसलिए उसे छुरा मारते वक्त कॉशियस रहना ही पड़ता। और अगर मैं उस छोटे से पल से तेजी से मूव कर सकूं, तो नतीजा तो पहले से तय है। वो लड़का बोलता है, ये हो ही नहीं सकता। फिर जिनियन मन में सोचता है, सच कहूं तो अपने पिछले जन्म वाला मैं तो गु यांगू जैसे इंसान को तलवार निकालने का मौका भी नहीं देता। मेरा अभी वाला शरीर मेरे फिस्ट किंग वाले दिनों की आधी ताकत भी नहीं रखता। इसलिए गु यांगू जैसे को हराकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन मैं फिस्ट किंग भी कुछ लोगों को नहीं पछाड़ पाया था। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, सबकी तुलना से परे। तभी एक मेड कहती है, यंग मास्टर, आपके पास एक विजिटर आया है। जिनियन कहता है, समझ गया, मैं आ रहा हूं।
वो लड़का सोचता है, अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? डरावना लगता है। जिनियन तो जाते जाते उसके सिर पर एक उंगली से मारता है और कहता है, ओह, ये वो हरामी है। वो लड़का तो बस रोने जैसा हो जाता है। फिर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, ऐसी बेवकूफी की बात मत करो। जिनियन और मार्शल आर्ट्स, वो तो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता था। वो कोई फाइटर थोड़ी है। फिर गु वुंग कहता है, तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो सोचते हुए कहता है, पिछली रात मैं पूरी तरह नशे में था। च्योल माएओंगहो के जुए के अड्डे के पास से गुजर रहा था। और फिर जिनियन कह रहा था, सब कुछ लोड हो गया? ठीक है, सीधे गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड पहुंचो। गु वुंग कहता है, हूं। ये आवाज, ये तो जिनियन नहीं है क्या? फिर सामने वाला लड़का कहता है, तो क्या हुआ? गु वुंग कहता है, लेकिन फिर मुझे उल्टी आ गई और जब दोबारा देखा तो वो तो गायब था। हां, सामने वाला लड़का कहता है, इसीलिए कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर समा कहती है, अब बस करो। इसी वजह से तो आए हैं ना, देखने की हमारा यंग मास्टर अब भी पहले जैसा है या नहीं। जिनियन तो दोनों टकलों के साथ एकदम डेंजरस लुक में गेट पर ही खड़ा होता है और जैसे ही वो लोग आते हैं वैसे ही डर के मारे वापस जाने लगते हैं। जिनियन को तो समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मेट से पूछते हैं, ये वाकई में आपका यंग मास्टर है? कहीं लॉर्ड ने कोई नया लड़का तो गोद नहीं ले लिया? और ये टकले कौन है उसके साथ? मेट कहती है, ये बिल्कुल हमारे यंग मास्टर हैं। वो दोनों पसीने पसीने हो जाते हैं। क्या मैंने कल रात ज्यादा पी ली थी? मैं हैल्यूसिनेट तो नहीं कर रहा? तो सच में मैंने उसे देखा था। फिर उनमें से एक कहता है, ये तो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लगता। ये वाकई ली जिनियन है, हमारे ब्रांच के 4 पिलर्स में से एक। फिर जिनियन एकदम सामने आता है और कहता है, तुम लोग क्या कह रहे हो? फिर जिनियन कहता है, म्योह्यांग, इन ट्विंस को कॉमन डाइनिंग हॉल ले जाओ। ये बहुत खाएंगे तो बड़े वाले डिशेस देना। मेड कहती है, यस यंग मास्टर। मेड उन्हें रास्ता दिखाती है। जिनियन एक डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है, और तुम दोनों अब तक बाहर क्या खड़े हो? अंदर आओ। वो तीनों मन ही मन सोचते हैं, कोई तो हमें बचा लो। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो। जैसे ही ली जेनन ने अपने दोस्तों को देखा, उसके दिमाग में ओरिजिनल बॉडी के ओनर की यादें फ्लड हो गई। उसके जहन में उनकी पहचान बहुत क्लियरली याद आई। ये वही सेल्फ प्रोक्लेम्ड 4 हेवनली किंग्स ऑफ वाइन एंड विमेन थे। एक अजीबोगरीब ग्रुप जो अपने सपनों और मजा के पीछे भागता था। सेमा, जो मुरुम अलायंस से था, अपने एम्बिशन के लिए जाना जाता था, पर उसकी बदकिस्मती भी थी, इरिटेबल बावल सिंड्रोम और हमेशा एग्जाम देने वाला। फिर था वेस्ट वाइंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट का सबसे छोटा वारिस, जो अपना नाम बनाना चाहता था। बाकी दो में एक था इनफेमस हेयर ऑफ द यिन्हा मर्चेंट ग्रुप और दूसरा, जो कभी अपनी रेकलेस जवानी से बाहर नहीं आया। ये सब इकट्ठा हुए थे क्योंकि उन्होंने एक वाइल्ड अफवाह सुनी थी कि उनका कब का भूला बिसरा पुशोवर दोस्त वापस आ गया है। एक इतनी अनबिलीवेबल अफवाह कि उन्हें खुद देखना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक शांत रूम में ली जेनन उनके साथ ड्रिंक्स शेयर कर रहा था। एटमॉस्फेयर में कुछ अनसेड बातें थी। सब चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके चेहरों से लग रहा था कि वो जांच रहे थे कि जिनियन अब कैसा इंसान बन गया है। पर ली जेनन अपनी इनहेरिटेड यादों की फुल अवेयरनेस में उन्हें देख के सोचता है, फिर से ये फेक दोस्त। उसकी यादें वापस आई। उसे क्लियरली याद था कैसे ये लोग हमेशा एक साथ रहते थे, एंडलेसली बूज और विमेन की बातें करते थे, अपने आप को कुछ अजीब नाम से बुलाते थे, शायद 4 अनरूली ड्रंकन इडियट्स या 4 टोटल रेक्स। जो भी था, वो नाम उनकी केयर फ्री और केओटिक बिहेवियर से परफेक्टली मैच करता था। साइलेंस फाइनली तोड़ते हुए एक ने धीरे से उससे पूछा, क्या वो सच में वापस आया है?
एक और ने पॉइंट करके उसकी वेलबींग के बारे में पूछा। ली जीनियन बिना किसी इमोशन के बस इतना बोला, मैं ठीक हूं। बस ये शॉर्ट जवाब ही उनको हिला के रख दिया। उनमें से एक घबरा गया और ऑकवर्डली बोला कि वो सिर्फ ठीक नहीं, इंटेंस लग रहा है। क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। एक फ्रेंड ने जीनियन का हाथ पकड़ा, डिसबिलीफ में देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कैसे जीनियन इतना बदल गया। उसने पूछा, क्या वो चुपके से ट्रेनिंग करता रहा इतने टाइम? सेमा, जो चुप था, बाकी सबसे ज्यादा परसेप्टिव था, उसने सिर्फ जीनियन की प्रेजेंस से महसूस कर लिया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं हो सकता, कुछ डीपर था। ये रियल मार्शल आर्ट्स था। असली स्ट्रेंथ अब जीनियन के बॉडी में रूट कर चुकी थी और ये फेक नहीं हो सकता। उनके सवाल चलते रहे। उन्होंने एक रूमर उठाया, कुछ ऐसा कि जीनियन ने ओ यांग हो को हरा दिया। वो और ज्यादा प्रेस करने लगे, पूछने लगे किसने उसे ट्रेन किया। कन्विंस थे कि कोई भी अकेला इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। पर ली जीन इयोन बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस किस्मत थी, बस इतना ही। सिमुक, जो अब भी पीसेस जोड़ रहा था, मुस्कुराया और बोला कि शायद ये उन्हीं फेटफुल जंगू एनकाउंटर्स में से एक था जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। एक और फ्रेंड अग्री करता है, कहता है कि फाइनली जीनियन को ब्रेक मिल गया। उसने ये भी एडमिट किया कि पहले तो उसने जीनियन को पहचाना ही नहीं, पर यह हल्का मोमेंट तुरंत वैनिश हो गया। एक कोल्ड और सीरियस टोन में ली जीनियन ने अपना कप उठाया और बोला, वो इंसान जिसे तुम लोग ली जेनन कहते थे, वो मर चुका है। रूम फ्रीज हो गया। सब उसे देखने लगे। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें आ गई। उन वर्ड्स का वेट उन पे बहुत भारी पड़ा। कोई भी इस बात को हंसी में नहीं उड़ा सका। ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ते हुए जो जारंग, ग्रुप का एक बंदा, नर्वसली पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। बिना हेजिटेशन के जीनियन जवाब देने लगता है, एक क्रूशल चीज, डिमोनिक कल्ट के बारे में, पर बीच में रुक जाता है। फिर अपने शब्दों को बदलता है, कहता है कि उसके कुछ कर्ज है जो एक सेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो उसे चुकाने हैं। तब तक वो एक मर्चेंट ग्रुप की मदद करेगा और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार होगा। अचानक ली जीनन अपने दोस्तों की तरफ देखता है। उसकी नजर ठंडी और डायरेक्ट होती है। एक सीरियस टोन में वो अपना स्टांस क्लियर करता है। अब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, बस स्ट्रांग बनना है। उसकी बातों ने रूम में एक और हैवी साइलेंस भर दिया। हवा रुक सी गई। ग्रुप क्लियरली कॉट ऑफ गार्ड था। सब पैनिक में विस्पर करने लगे। एक कंफ्यूज्ड होकर दूसरे से पूछता है क्या वो गलती से गलत घर आ गए हैं। दूसरा तुरंत डिनाई करता है और कहता है डेफिनेटली उसकी गलती नहीं। जब ये ऑकवर्ड एनर्जी फैलती जा रही थी, सीमा चुप हो गया। उसके दिमाग में एक पुरानी बात घूम गई जो उसने जीनियन से कही थी। तब जीनियन ने कहा था कि उसे रिकवर करने भेजा जा रहा है। सेमा ने सरप्राइज से रिएक्ट किया था और पूछा था क्या वो सच में सिर्फ रिकवर करने जा रहा है। जीनियन ने एक रिजाइंड आवाज में रिप्लाई दिया था, ये बेसिकली एग्जाइल है। उसने कहा था कि उसका फादर जरूर उससे डिसअपॉइंटेड था। पर सेमा हाथ में से एक बॉटल लेकर ग्रिन के साथ उसे एनकरेज किया था। उसने कहा था कि ये अच्छा है, जीनियन के पास मौका है रिकवर करने का, पढ़ने का और अपनी लाइफ बदलने का। तब जीनियन सिर्फ एक बिटर स्माइल के साथ बोला था, जैसे डाउट था कि चेंज पॉसिबल भी है या नहीं, पर अंदर से उसने होप किया था। अब वापस प्रेजेंट में सेमा जी एक ग्लास वाइन का जीनियन के लिए डालता है और हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। उसने उसे वार्मली देखा और स्माइल के साथ कहा, तू सच में बदल गया है। यह सुनकर जीनियन एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। सेमा की आवाज में जो सिंसेरिटी थी, उसने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। बाकी लोग चुप हो गए। वो एक्सचेंज देखते रहे। फिर धीरे से वो भी स्माइल करने लगे। एक ने बोला कि ये सच में सेलिब्रेट करने लायक बात है। दूसरे ने हंसी में बोला कि उसे तो हमेशा पता था ये होगा।
और शायद उन्हें जीनियन को भेजे जाने से पहले किडनैप कर लेना चाहिए था। उसने बाकी सबको ब्लेम भी किया कि उस दिन कोई नहीं आया। सिमुक इस बात पे हंसा और एक बंदे को टीज किया कि उस दिन तो तू हंगामा था। वो फ्रेंड तुरंत मुंह घुमा लेता है और डिफेंसिवली कहता है कि वो बस बिजी था। पर टीजिंग रुकती नहीं। सेमा सार्केस्टिकली बोलता है कि टॉयलेट में बैठना बिजी होने में काउंट नहीं होता। फिर एक प्लेफुल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और सब एक दूसरे को टीज करते हैं जैसे पहले करते थे। ली जीनियन चुपचाप मुस्कुराया। उस मोमेंट में एक गर्म सोच उसके दिमाग से गुजरी। लगता है जीनन के भी असली दोस्त थे। फिर जीनियन ने खुद को एक ग्लास वाइन डाला और धीरे से कुछ बोला, जैसे अपने अंदर कुछ कंफर्म कर रहा हो। उसने ग्रुप की तरफ एक शांत लेकिन कॉन्फिडेंट नजर से देखा और डिक्लेयर किया कि वो बदल चुका है। फिर एक हल्की सी स्मर के साथ पूछा, और तुम लोग? ये सवाल सुनते ही ग्रुप एक मोमेंट के लिए स्टन हो गया, लेकिन फिर वो लोग हंसी में उड़ा देते हैं अपनी यूजुअल केयर फ्री एनर्जी के साथ। एक ने मजाक में बोला, अगर हम ऐसे ही इजीली बदल जाते तो हम नहीं होते। मूड शिफ्ट को फील करते हुए जीनियन ऑकवर्डली सजेस्ट करता है कि अब ऐसे टॉपिक्स छोड़ो। सबने अपने कप्स उठाए और एक दूसरे से टकराए। जोर से हंस रहे थे। टेंशन मेल्ट हो गई और असली दोस्ती का एहसास हो रहा था। जब हंसी धीरे धीरे खत्म हुई, जुड जारंग चुपचाप अपने कप में झांक रहा था। उसके दिमाग में पुराने दिन घूम रहे थे जब वो सब सिर्फ कुछ नाइव किड्स थे। उन सब ने हमेशा सोचा था कि वो एक कुएं में बंद मेढक है जो बाहर की बड़ी दुनिया नहीं देख पाते। पर अब ली जीनियन को देखते हुए उसने रियलाइज किया कि इनमें से एक तो ऑलरेडी कुएं से बाहर आ गया और उस दुनिया को देख चुका है। थोड़ी देर बाद गैदरिंग वाइंड डाउन होने लगी। एक दोस्त ने जीनियन से कहा कि आज काफी अच्छा लगा और अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इवन उन जैसे रेक्स से भी मदद मांग लेना। जुजारंग ने मजाक भरे अंदाज में चिल्लाते हुए बोला कि जीनियन को अच्छी तरह ट्रेन करना चाहिए ताकि कहीं दोबारा पिटेगा नहीं। सेमा जी ने जीनियन के शोल्डर पे हाथ मारा। एक प्राउड स्माइल के साथ उसे एक बार फिर कंग्रेचुलेट किया उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब सब फाइनली निकलने लगे, जीनियन उनके साथ गेट तक चला, हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा। उसके दोस्त भी हाथ हिलाते हुए चले गए। उनके चेहरे सिंसियर वार्मथ से भरे हुए थे। बाद में जब वो लोग शहर की गलियों से नाइट स्काई के नीचे जा रहे थे, ग्वान ने ऊपर देखा और एक शांत थॉट बोला, इनमें से सबसे ज्यादा स्क्रूड अप बंदा वापस आया, पूरा बदल के, और लगता है जैसे हमारी जवानी का चैप्टर खत्म हो गया। सेमा थोड़ा टिप्सी फील करते हुए अपना सिर मसालता है और मान लेता है कि आज कुछ अजीब सी लोनलीनेस महसूस हो रही है। उसने सबको बोला कि अब निकलते हैं। एक फ्रेंड ने तुरंत पूछा कि अब कहाँ चल रहे हैं। मजाक में ब्रॉथल सजेस्ट किया, पर सेमा ने तुरंत मना कर दिया। इरिटेट होकर बोला कि घर जा रहे हैं। उसने उसे याद दिलाया कि वो फ्लंक कर चुका है और बोला जाके पढ़ाई कर, एकेडमी ड्रॉप आउट। जुड जारंग हंस दिया और बिना बुरा माने फिर से वही रिपीट किया जो हमेशा कहता है, मैं पढ़ाई में बेकार नहीं हूं, बस एग्जाम्स में बहुत बेकार हूं। गोहन ने कैजुअली सिमागोग से पूछा कि क्या स्वीट सेंट हाउस में एक लास्ट ड्रिंक ले चले। सीन शिफ्ट होता है स्वीट सेंट हाउस में। एक वॉरियर घुटनों के बल बैठा था, लिटिल डेटी सेक्ट के लीडर योम जी सॉन्ग के सामने, और ली जिन के गैदरिंग का रिपोर्ट दे रहा था। जब योम जी सॉन्ग ने रिपोर्ट सुना, उसने गुस्से में टेबल पे हाथ मारा और डिसबिलीफ में पूछा, ओ यांग क्या सच में मर गया? फिर उसने पूछा, क्या यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एयर सच में इतना स्ट्रांग है? वो बंदा डिसअपॉइंटेड लुक के साथ कंफर्म करता है, फाइट 30 मूव्स भी नहीं चली थी। ओ यांग कंप्लीटली आउटमैच था। उसने फाइट को याद किया, फ्रस्ट्रेटेड था और अपने आप से एडमिट किया कि जीनियन के स्किल्स एक अलग लेवल के हैं। योम जी सॉन्ग थोड़ा कंपोज होकर बोला, इम्प्रेसिव। फिर पूछा, किस वेपन का यूज किया? बंदा बोला, जीनियन ने सिर्फ अपने फिस्ट्स यूज किए। योंग जियोंग ने आईब्रो उठाया।
एक स्वॉर्ड्समैन हार गया उससे जो वेपन भी यूज नहीं करता। अच्छी बात नहीं थी। उसने सिर हिलाया और बोला, डिसग्रेस है। बंदा हेजिटेंट था, पर फिर भी रिवेंज का सवाल उठाया। योंग जियोंग ने रिप्लाई दिया, कोई रीजन नहीं। फेयर ड्यूअल था। हम रिवेंज लेने वाले लोग नहीं हैं। फिर भी बंदा ज्यादा पुश करता है। कहता है कि योंग जियोंग और ओ यांग दोस्त थे और थोड़ा तो ऑनर होना चाहिए। पर उसके कुछ और बोलने से पहले ही योंग जियोंग ने उसे वही मार दिया। पास खड़ी एक लड़की इस सडन एक्ट से डर गई। यो जियोंग ने बॉडी की तरफ देखा और बस इतना बोला, कोई कॉर्प्स से दोस्ती नहीं करता। फिर अपने आदमियों को बोला कि बॉडी हटाओ। एक सर्वेंट ने तुरंत कंफर्म किया। उस लड़की की तरफ देखते हुए योंग जियोंग ने माफी मांगी कि उसने उसे पहले नहीं देखा। उसका नाम था सरन। फिर अननॉड होकर बोला कि ड्रिंक का टेस्ट अब अच्छा नहीं लग रहा और अपने लोगों को बोला कि वापस जा रहे हैं। लेटर सिचुएशन पे सोचते हुए योंग जियोंग नोट करता है कि यूना मर्चेंट ग्रुप ने सिर्फ टैक्स देना रिफ्यूज नहीं किया, बल्कि ओ यांग हू को भी मार दिया। उसने कंसर्न के साथ बोला कि अब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक बंदा कमेंट करता है कि लगता है मर्चेंट ग्रुप अब लिटिल डेटी सेक्ट की अथॉरिटी को भी नहीं मानता। योंग जियोंग सरप्राइज नहीं होता, अग्री करता है और फ्रस्ट्रेशन में जुबान क्लिक करता है। एक और सबऑर्डिनेट पूछता है, क्या रिटेलिएशन करें? योंग जी सॉन्ग डिसमिस करता है, हम बस यूं ही लोगों को मारते नहीं घूमते। एक और सबऑर्डिनेट योंग जियोंग की तरफ देख के फिर पूछता है, क्या आप यहां मर्चेंट ग्रुप को बस ऐसे ही जाने देंगे? योंग जी सॉन्ग एक मोमेंट के लिए सोचता है। इसी टाइम लाई जीन के दोस्त एक साथ उस जगह में एंटर करते हैं, आपस में बातें करते हुए। जू जारंग कमेंट करता है कि उनके दोस्त में कितना चेंज आ गया है, लेकिन वो लोग अब भी वही के वही हैं। वो एडमिट करता है कि शायद वो लोग होपलेस है। ग्वैंग कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है कि जीनियन ने तो सिर्फ एक ड्रिंक मांगी थी, तो कोई बड़ी बात नहीं। जूजार यांग उसकी तरफ देख के कहता है कि वो एक छोटी सी बात भी प्रोग्रेस जैसी लगती है। सेमा गुक हाँ में हाँ मिलाता है, कम से कम कुछ तो हुआ। जब सेमा सेक्ट लीडर के पास से गुजरता है, वो सुन लेता है कि योंग जी सॉन्ग क्वाइटली अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि उसे यिन्हा मर्चेंट ग्रुप का पैसा चाहिए। ये सुनकर सेमा गुक रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के योंग जियोंग की तरफ देखता है, सोचता है जो अभी उसने सुना, यिन्हा मर्चेंट ग्रुप। योंग जी सॉन्ग अनअवेयर की कोई सुन रहा है, बात कंटिन्यू करता है। वो मेंशन करता है कि ली सियागमैन यिन्हा मर्चेंट ग्रुप का एल्डर, एक स्किल्ड नेगोशिएटर है। रूमर है कि वो लोग जितना दिखते हैं उससे काफी ज्यादा अमीर है। फिर वो लाउड सोचता है, ऐसे एक ग्रुप के यंग एयर की वैल्यू कितनी होगी? सेमा अब सब समझ गया था, काफी कंसर्न लगता है। थोड़ी देर बाद वो ली जीन के सामने खड़ा होता है और सब कुछ शेयर करता है जो उसने सुना। ये सुनने के बाद जीनियन कामली रिस्पॉन्ड करता है, पूछता है कि सेमागुक भागते हुए वापस उसके पास आया। सांस लेते हुए सेमा ने मान लिया, हां वो आया था। जीनियो ने अपनी आंखें मली, जम्हाई ली और बोला कि ये काफी टचिंग था, स्पेशली क्योंकि उसने आने में इतना टाइम लगा दिया। ये सुनकर सेमा इरिटेट हो गया। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, सिचुएशन सीरियस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कभी भी जीनन पर हमला कर देंगे। अब भी सोचता हुआ सिमागुक ने ऐड किया कि अब जब ओ यांग हो गया तो जिन के घर के पास प्रॉपर गार्ड्स भी नहीं बचे। उसने पूछा कि क्या उन्हें ग्वैंग से मदद लेनी चाहिए। जी मीनवाइल याद करता है कुछ जो मशीन ने पहले बताया था कि लिटिल डेटी सेक्ट ने ओ यांग हो के साथ मिलके उनकी पीठ के पीछे कुछ प्लान किया था। जीनियो ने अपना एक्सप्रेशन काम रखा और सेमा से पूछा कि वो लोग अब कहाँ होंगे। सेमा ने जवाब दिया कि शायद वो लोग ऑलरेडी अपने बेस वापस जा चुके होंगे। जीनियो ने उससे कहा कि अभी के लिए अंदर चलो। सेमा कंफ्यूज था और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर जीनियो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद घर के अंदर दोनों तैयार हो रहे थे। जीनियो ने एक चीज उसके हाथ में दी और बोला कि इसे पहन लो।
रूम में इधर उधर देखते हुए सेमा ने पूछा कि ये है क्या और हम कहाँ हैं? जीनियो ने बताया कि ये गार्ड स्क्वाड का वेयरहाउस है। फिर सीरियसली उसकी तरफ मुड़कर जीनियो ने पूछा कि क्या उसे लिटिल डेटी सेक्ट के बेस का रास्ता पता है। उसने बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट से पहले वापस आना है। सेमा सरप्राइज था। उसने पूछा कि क्या वो अभी तुरंत जा रहे हैं? सिर्फ दोनों लोग? पैनिक होते हुए उसने याद दिलाया कि वो सिर्फ 2 लोग हैं और सामने पूरा लिटिल डेटी सेक्ट। उसने बोला कि जीनियोन को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या प्लान बना रहे हैं। पर जीनियोन ने एक नाइफ उठाई और उसे ऊपर उठाया। उसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हमें पहले मूव करना होगा। सेमा अब भी अनश्योर था और कुछ कहना चाह रहा था, पर जीनियोन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। उसे मुरीम अलायंस होपफुल कहकर बुलाया। जीनियोन ने जेंटली नाइफ उसकी तरफ फेंका। उसने बोला, रास्ता तू दिखाएगा। सीन शिफ्ट होता है लिटिल डेटी सेक्ट के बेस पर। येलो यूनिफॉर्म में गार्ड्स गार्ड कर रहे होते हैं, कुछ गेट पर, कुछ एरिया पेट्रोल करते हुए। एक पेड़ के ऊपर से जीनियोन सब कुछ ऑब्जर्व करता है। नीचे बेस को देखते हुए उसके दिमाग में आता है कि यहां काफी गार्ड्स हैं। यही जगह है। नियरबाय बुशेस में छिपे सेमा जी ने धीरे से पूछा, क्या तू श्योर है कि ये वही जगह है? उसने घबराते हुए मान लिया कि वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और जीनियोन को याद दिलाया। जीनियोन ने अपने एक हाथ से डस्ट साफ की और बोला, तेरा काम यही तक था। सेमा फिर कंफ्यूज था। उसने पूछा, बस यही तक? जीनियोन ने सीधा जवाब दिया, और क्या चाहिए था? सेमा ने गार्ड स्टेशन की तरफ देखा और पूछा कि जब इतने सारे गार्ड्स हैं तो अंदर कैसे जाएंगे? क्या जीनियोन के पास कोई ब्रिलियंट प्लान है? जीनियोन ने बस आंखें बंद की और बोला, आज पुराना तरीका ही सही। वो सीधा गेट के पास गया और उसे किक करके तोड़ दिया। अंदर के गार्ड्स को देखते हुए जीनियोन ने सोचा अपने पास्ट लाइफ के बारे में। डैन वोंग कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटा, ना बचपन में, ना ऑर्फन बनके मार्शल वर्ल्ड में सर्वाइव करते वक्त, ना जब उसने किंग ऑफ फिस्ट्स का टाइटल जीता। प्रेजेंट में लौटकर जीनियोन ने गार्ड्स की तरफ देखा और दिमाग में सोचा, डैन वोंग को लड़ाई पसंद थी। बिना हेजिटेशन के वो आगे बढ़ा और एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करके पूछा, तुम्हारा सेक्ट लीडर कहाँ है? एक गार्ड चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? बिना परमिशन के अंदर आ गया और बकवास कर रहा है। पर उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही जीनियो ने उसकी गर्दन तोड़ दी और बोला, मुझे रिपीट मत करवाना। उसने उसका बॉडी ग्राउंड पर गिरा दिया। ये देखकर बाकी गार्ड्स भड़क गए। सोर्ड्स लेकर वो सब उसकी तरफ दौड़े, चिल्लाते हुए, तुझे पता भी है तू कहाँ है? किससे पंगा ले रहा है? तभी ऊपर के फ्लोर से एक आवाज आई। एक आदमी एक लड़की को बाहों में लिए नीचे देखता है और पूछता है, ये सब शोर किस बात का है? उसने जीनियोन को देखा और मुस्कुराया, तू कौन है? जीनियोन ने कामली जवाब दिया, मैं एक असैसिन हूं। फिर उसने पूछा, क्या तू ही लेजर इमॉर्टल सेक्ट का हेड है? वो आदमी थोड़ा अम्यूज था। उसने पूछा, मान लिया तो? उसके दिमाग में चल रहा था, पहली बार कोई असैसिन दरवाजे से आया है। फिर उसकी नजर जीनियोन के हाथों पर गई। उसने याद किया एक रिपोर्ट जो उसके आदमियों ने दिया था। ये लड़का फिस्ट से लड़ता है। उसने पूछा, क्या तू गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड का एयर है? जीनियोन ने रिप्लाई दिया, मान लिया तो? सेक्ट लीडर ने अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक किया और बोला, मुझे लगा नहीं था इतना इंपॉर्टेंट आदमी खुद आएगा। फिर उसकी टोन बदली, बोला, तो फिर मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। अचानक एक नेट जीनियोन के ऊपर गिरता है, पर जीनियोन इजीली डॉज कर लेता है। गार्ड्स चिल्लाते हैं, पकड़ो उसे। जीनियोन अब सराउंडेड था। उसके दिमाग में आता है कि काफी टाइम हो गया ऐसे ग्रुप फाइट किए हुए, शायद तब से जब डैन वोंग था। उसने नेट उठाया और उसी से ही अटैक करना शुरू किया। एक एक करके दुश्मन गिरते जा रहे थे। वेपन के बिना भी वो उनके वेपन्स तोड़ रहा था। सबके बावजूद वो अपने आप से मुस्कुराया। ये तो मजा आ रहा था। बचे हुए गार्ड्स हेजिटेट करने लगे, कुछ पूछने लगे,
ये बंदा है कौन? तभी एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके पास से गुजरा और उसका मास्क और गाल काट गया। खून टपकने लगा। उसने अपना चेहरा साफ किया और उस डायरेक्शन में देखा जहां से वो आया था। पूछने लगा, क्या कोई अपने फैंसी गियर का दिखावा कर रहा है? सेक्ट लीडर ने स्मर्क करते हुए जवाब दिया, मैं यूजुअली ऐसे एक्सपेंसिव टूल्स यूज नहीं करता, पर तेरे लिए एक्सेप्शन बना रहा हूं। उसने एक क्रॉसबो उठाया और एम किया। 2 गार्ड्स ने जिनियन के दोनों पैर पकड़ लिए। सेक्ट लीडर ने बोला, इसे जमीन से चिपका दो। उनमें से एक गार्ड जो उसे पकड़ रहा था सोच रहा था, आज तो पक्का मरेंगे। सेक्ट लीडर ने एम किया और जिनियन से बोला कि चाहे वो फिस्ट्स का एक्सपर्ट हो, लेकिन इस बार वो बचा नहीं पाएगा। उसके साथ और भी लोग आ गए। सबके हाथ में क्रॉसबोज थे। उसने कमांड दिया, फायर। जिनियन चुपचाप खड़ा था जब एरोज उसकी तरफ आए। उसके दिमाग में यह बात क्लियर थी कि सेक्ट लीडर को यह भी परवाह नहीं थी कि उसके अपने लोग भी हर्ट हो सकते हैं। इवन कोई जैसे डार्क ब्लेड होता, वो भी इतनी रेकलेस स्ट्रैटेजी देख के स्पीचलेस हो जाता। तभी अचानक सेमा ने पीछे से चिल्लाया और एक नाइफ जिनियन की तरफ फेंका। चिल्लाते हुए बोला, पकड़। जिनियन ने नाइफ हवा में ही पकड़ लिया और उसी से सब एरोज को डिफ्लेक्ट कर दिया। सेक्ट लीडर शॉक में था। उसने देखा कि जिनियन ने एक ही डैगर से सारे एरोज ब्लॉक कर दिए। जिनियन ने सेमा की तरफ देखा। सेमा कंफ्यूज लग रहा था, पर जिनियन ने उसे थम्स अप दिया। सेमा ने भी थम्स अप रिटर्न किया। फिर जिनियन ने नाइफ टाइटली पकड़ा और थ्रो किया। नाइफ सेक्ट लीडर की गर्दन को स्क्रैच करता हुआ पीछे वॉल में जा लगा। जिनियन ने कामली कहा कि वो यूजुअली ब्लेड्स यूज नहीं करता, पर उसके लिए एक्सेप्शन बना रहा है। सेक्ट लीडर ने अपनी गर्दन पकड़ी जहां छोटी सी चोट लगी थी और गुस्से में बोला, साइको। फिर उसने अपने मैन की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाया, क्या कर रहे हो? मारो इसे तुरंत। लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही जिनियन एक ही मोमेंट में उनके सामने पहुंच गया। सेक्ट लीडर कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जिनियन उसके बिल्कुल सामने था। जिनियन ने अपना फिस्ट रेडी किया और बोला, मेरी असली ताकत मेरे फिस्ट्स में है। सेक्ट लीडर ने तुरंत उस लड़की को अपने सामने खींच लिया, जैसे ह्यूमन शील्ड बनाकर उसे बचा सके। पर जिनियन रुका नहीं। उसने अपनी लाइटनिंग मार्शल आर्ट्स का यूज करके जोरदार स्ट्राइक की। इंपैक्ट का एक्सप्लोजन पूरे रूम को हिला गया। जब डस्ट क्लियर हुआ, जिनियन उस लड़की को अपनी बाहों में सेफली पकड़े हुए था। उसने उसे धीरे से छोड़ा और कहा, पीछे हो जाओ। सेक्ट लीडर ग्राउंड पर बैठा कांप रहा था। वो ऊपर देख के सोच रहा था कि जिनियन आखिर कौन है। अगर वो गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड का एयर है तो एक यंग लड़का होना चाहिए, पर उसकी फाइटिंग किसी वेटरन वॉरियर जैसी थी, जिसे हजारों बैटल्स का एक्सपीरियंस हो। जिनियन ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और पूछा, क्या देख रहा है? कुछ कहना है? सेक्ट लीडर ने बचने की कोशिश की। उसने ऑकवर्डली हंसी निकाली और बोला, पैसे ले लो, मेरे पास काफी स्टैश है, मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। पर जिनियन ने उसके ऊपर पैर रखा और बोला, लोगों की जान की कीमत मत लगाओ। फिर उसने अपना फिस्ट पीछे खींचा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पैसे रख ले। फिर जिनियन ने अपना पंच उसके सीने में मारा, जो सीधा उसके दिल तक गया। सेक्ट लीडर वही तुरंत मर गया। रूम में सब चुप हो गए, सब शॉक थे। जिनियन ने अपना हाथ उसके बॉडी से वापस निकाला और उस लाश को देखा। उसने एक आखिरी शब्द कहा, फिल्थी। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।